हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडी जीएस विद शिवम। तो आज मैं इस वीडियो में उत्तराखंड अपर पीसीएस का जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था 2016 में उसका जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा। पार्ट वन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो एक से लेकर 50 क्वेश्चन जो है मैंने उसको उस वीडियो में जो पार्ट वन में डिस्कस किए थे। और जैसे कि आपको पता है कि जीएस पेपर वन में 150 क्वेश्चन जो है आते हैं। तो मैंने ये जो वीडियो है 3 भाग में डिवाइड की हुई है और उसका आज पार्ट 2 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पार्ट 1 में ऑब्वियसली मैंने 1 से 50 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज मैं 51 से लेकर 100 तक करूंगा और थर्ड पार्ट में 101 से लेकर 150 तक करूंगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और अगर आप उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो लेट मी टेल यू सम सर्टेन थिंग्स। मेरे चैनल पे आपको उत्तराखंड पीसीएस की प्रीलिम टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल हो रही है। 10 फुल लेंथ टेस्ट जिसमें है एंड दिस इज एट अ वेरी नॉमिनल, बहुत ही कम प्राइस में ही है। 300 रुपीज में जो है 10 फुल लेंथ टेस्ट मिल रहा है आपको। इसमें कोई सेक्शनल टेस्ट नहीं है। तो अब एग्जाम 3 अप्रैल को जो है अनाउंस हो चुका है। तो इससे अच्छा मौका नहीं होगा अपने मॉक टेस्ट देने के लिए और अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए। सो दिस इज द बेस्ट वे पॉसिबल। ठीक है, और इसके साथ साथ एक ऑफर चल रहा है। अगर आप ये टेस्ट सीरीज में 31 जनवरी से पहले एनरोल कराते हो तो ये इस पे आपको 100 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा और ये आपको सीरीज टेस्ट सीरीज जो है 200 रुपीज की मिल जाएगी। 1 फरवरी से जो है ये आपकी 300 का प्राइस है, इसलिए मैं जो आपको 300 का यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। बट ऑफर आपका 31 तक चल रहा है, तो आप 200 रुपये देकर ये 10 फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हैं। सेकेंड थिंग इज आपके उत्तराखंड जीके के नोट्स अवेलेबल हैं इंग्लिश में। अगर किसी को भी उत्तराखंड जीके के नोट्स चाहिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से तो वो भी कांटेक्ट कर सकता है। जीएस के फॉर एग्जांपल कोई भी नोट चाहिए आपको, हिस्ट्री के चाहिए, इकोनॉमिक्स के चाहिए, ज्योग्राफी के चाहिए, एनी नोट्स यू अवेलेबल फॉर जीएस पार्ट, वो भी आपको प्रीलिम्स और सबसे बड़ी बात मेंस ओरिएंटेड आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो मेंस में भी आपके काम आएंगे, सिर्फ प्रीलिम्स में नहीं होगा। प्रीलिम्स तो आपकी जो है आपके डेटा जो है बहुत सारी बुक्स है वो कवर कर लेंगे, बट मेंस का बहुत बड़ा इशू होता है, तो मेंस के भी आपके कवर हो जाएंगे नोट्स। तो इन सब चीज़ों के लिए कांटेक्ट करना है आपको, व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर और आपको ये सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए फॉर ऑल दी अपडेट्स और स्टडी मटेरियल के लिए। ठीक है, सो ये सब था प्रमोशन की बात, सब कुछ हो गए। अब बात करते हैं आज के मुद्दे की कि आज जो है मैं सबसे पहले आपको कन्विंस करना चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो देखनी क्यों है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कन्विंस करूंगा बिकॉज ऑब्वियसली यू आर माई ऑडियंस, तो मुझे भी पता होना चाहिए कि मैं आपको जो है क्यों आप मेरी वीडियो देखना जो है चाहिए। सो अभी तो मेरे को इशू हो गया, ये मेरा पेन पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। ओके, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होनी ही होती है ना। चलिए ठीक है, पेन चल गया। तो पहली चीज मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है पेपर को सॉल्व करना होता है। ठीक है, मैं आपके साथ लाइव सॉल्व करूंगा। तो पेपर सॉल्विंग टेक्निक जो है मैं आपको कुछ बताऊंगा। ठीक है, कि आपको एग्जाम पेपर जो है किस तरह से सॉल्व करना है, तो आपको इसलिए ये वीडियो देखनी है। सेकंड, आपको ये वीडियो देखनी है ताकि आप खुद से पैटर्न जो है आइडेंटिफाई कर पाओ कि किस पैटर्न पे जो है उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम आता है। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा नेक्स्ट 2 और 3 मंथ जो भी आपके बचे हैं 70-80 दिन, उसमें हेल्प करेगा कि आपको जो अपनी पढ़ाई कैसे करनी है। तो ये आपको उसमें हेल्प करेगा। एंड थर्ड एंड लास्ट चीज मैं आपको साथ साथ बताता दूंगा कि ये क्वेश्चन जो है कहाँ से आए, यानी सोर्स ऑफ क्वेश्चंस, कि क्वेश्चन जो है कहाँ से पूछ रहे हैं, ताकि जो है आप अपनी स्ट्रेटजी में वो बुक सोर्स या फिर वो पर्टिकुलर सोर्स जो है ऐड कर पाओ। तो ये 3 चीज और चौथी चीज और कि एलिमिनेशन जो टेक्निक होती है, एलिमिनेशन मेथड जो होता है वो किस तरह से अप्लाई करते हैं अगर आपको जो है श्योरिटी नहीं है 4 ऑप्शंस के बीच में। तो ये 4 जो है यूनिक सेलिंग पॉइंट है मेरे इस वीडियो के। अगर आपको एक सीरियस कैंडिडेट हो और तो ये आपके लिए मस्ट हो जाते हैं। ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से बहुत सही टाइम पे ये रिलीज हो रही है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो ये जो है क्वेश्चन मैं आपके सामने जो है तैयार कर रहा हूँ। और एक समस्या हो गई है। समस्या ये है कि मैंने जो है इसको गलत फॉर्मेट पे खोल दिया है, मेरे को ये किसी और पे खोलना चाहिए था। वेट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, अभी हो जाएगा काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा टेस्ट सीरीज का फोल्डर गया, सॉरी ये तो मेरा और टेस्ट सीरीज है, उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम एंड दिस इज माय अपर पीसीएस। इसको मैं खोल लूँगा अभी। माय लैपटॉप इज बिट स्लो। मैं ये जो है एडिट नहीं करूँगा वीडियो बिकॉज उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। सो प्लीज़ आप ये पार्ट जो है स्किप कर सकते हो। ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है,
ओके, सो हमारी फाइल ओपन हो रही है। हम 51 क्वेश्चन से लेके जो है अपना 100 क्वेश्चन करेंगे। आई एम रियली सॉरी, ये लॉजिस्टिक इश्यूज मेरे होने नहीं चाहिए थे मेरे साइड से, बट कभी कभार जो है चीज़ें जो है ध्यान नहीं रहती। बहुत माइनर इशू हो गया ये। मेरे को फाइल जो है एज में खोलनी थी और मैंने एडोब रीडर खोला हुआ है। बेसिकली क्या है, मेरा पेन टेबलेट नहीं चलता उसमें ना, तो दैट इज़ वाई ये प्रॉब्लम हुई। बट बहरहाल फाइल ओपन हो रही है। ओके, नाउ द फाइल इज ओपन। चलिए चलते हैं 51 क्वेश्चन पे, 51st क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पर जो है सारा डिस्कस होगा आपके साथ, पता लगेगी चीज़ें कि कैसी क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन जो आ रहे हैं। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं वीडियो। जी हाँ, ये आ चुका है आपका वीडियो और ड्रॉ के लिए हमने पेन सिलेक्ट कर लिया। जी, जी चल गया। ओके, हु कॉइन्ड द टर्म ब्रिक्स इन 2021? ये क्वेश्चन है 51। किसने जो है ब्रिक्स का टर्म किया था? ये जो है पूरा करंट या फिर करंट अफेयर्स, या फिर आप अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो रेगुलरली तो कहीं ना कहीं ये इसकी ब्रिक्स की हिस्ट्री आई जाती है। ब्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। वेरी सिंपल आंसर, जिम ओ नेल जो है इन्होंने ब्रिक्स को जो है टर्म किया था। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, मैं इसको इजी कैटेगरी में क्वेश्चन जो है करूंगा। 52nd, the place, the first phase of liberalization was initiated in India under the regime of? वेरी सिंपल क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का आपको पता है 1991 के रिफॉर्म्स जो हुए थे, ठीक है, तो वो किसके टेन्योर पे होते हैं, किसके रिजाइम्स पे होते हैं? अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ते हो। ऑप्शन बी, पीवी नरसिम्हा राव वाज आवर प्राइम मिनिस्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो पी नरसिम्हा राव इज द आंसर। 53, which one of the following has been recognized as a national party in 16? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। उस साल नेशनल पार्टी का जो है दर्जा मिला था एंड द पार्टी वाज टीएमसी। टीएमसी ममता बनर्जी की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको नेशनल पार्टी मिला था। तो दिस इज अ करंट अफेयर न्यूज। Moving forward, question number 53. Who among the following scholars describe the party system prevailing in India in the early year of independence as one party dominant system? अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप पर्टिकुलर ये क्वेश्चन के लिए मैं आपको बोलूँ, ये क्वेश्चन जो है बेसिकली पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं वो इजीली इसको आंसर कर देंगे। बट अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं आपको कोई एक बुक बोल, मोटी सी किताब बोल दूं कि आपको ये क्वेश्चन वहां से आया था तो आप वो किताब पढ़ लो, दैट विल नॉट सब्सटैंशिएट माय कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, मैं एक पूरी किताब पढ़ता हूँ और वहां सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, तो उससे अच्छा तो मैं अपनी जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसको और अच्छे से रिवाइज कर लूंगा। वैसे इसका आंसर ऑप्शन बी रजनी कोठारी है, बट दिस वाज अनएक्सपेक्टेड टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत ही टिपिकल पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन हो गया था, जनरल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बाकी आया तो आंसर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 55, हु रिकॉग्नाइजेस द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया? अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। पॉलिटिकल पार्टीज को कौन रिकॉग्नाइज करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज अगर रिकॉग्नाइज करने लग गया तो बाकी सब भी बाकी सारे काम कौन करेगा? एलिमिनेट कर दो। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का काम बिल्कुल नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज का साफ साफ लिखा है इलेक्शन कमीशन। तो आप देखो ना कि इलेक्शन ऐसा क्या होगा कि इलेक्शन कमीशन क्यों ना करे इस चीज को। पॉलिटिकल पार्टी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ऑब्वियसली इलेक्शन ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना है। 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज कमीशन रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत? अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक ऐसा एरिया है जो आपको जो है हर एक एंगल से पढ़ना है। यानी जो पंचायती राज का और म्यूनिसिपैलिटीज का जो चैप्टर है ना पॉलिटी का, आपका 11th एंड 12th शेड्यूल, 93rd एंड 94th अमेंडमेंट, सॉरी 93rd नहीं, सॉरी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, मैं इसको 93rd बोल देता हूँ। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट है ना जो आपकी, वो आपको बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, तो इससे पक्का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जिस तरह से ये क्वेश्चन आ रखा है, देखो कमेटी जितनी भी इंपॉर्टेंट है उनकी कमेटी की रिकमेंडेशन तक आपको पढ़नी है। बेसिकली मतलब ये है, आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि आपको जस्ट ये सफिशिएंट नहीं है कि ये पर्टिकुलर कमिटीज पंचायत कमेटी से रिलेटेड है नहीं है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत ने किस कौन सी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, तो यानी मतलब है कि इन सारी कमिटीज के बारे में पढ़ना भी है कि इन्होंने रिकमेंडेशन एक्चुअल दी क्या थी। ठीक है, ये तो पंचायत रिलेटेड, पंचायत सिस्टम से रिलेटेड है, ये सबको पता है। अब उससे आगे जाओ और इनके जो फीचर्स भी पढ़ो। इसका ऑप्शन ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अशोक मेहता कमेटी ने जो है इसको न्याय पंचायत को रिकमेंड किया था, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये बेसिकली वैसे तो इजी है, बाकी इस क्वेश्चन पेपर में इस तरह क्वेश्चन आए उसमें ये मीडियम कैटेगराइज में जो मैं करता हूँ। बाकी स्टैंडर्ड बुक्स है आपकी है, इससे इसमें कोई बाहर का सोर्स नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड, ये आपकी हिंदी में आ गया। क्वेश्चन नंबर 57, द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इज मेंशन्ड इन? अगेन अ कॉमन सेंस क्वेश्चन, अगर आपने कहीं पढ़ा भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको कॉमन सेंस से करो। पंचायती राज आपको पता है,
कहाँ पे होता है? स्टेट के अंदर होता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट क्या करेगी? यूनियन लिस्ट का क्या काम है जो पंचायती राज में करेगी? अगर पंचायती राज को यूनियन लिस्ट में किया जाए तो कितना ज्यादा होच पौच नहीं हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि आपको पता, ये भी पता होगा कि फाइनेंस कमीशन स्टेट की जो बनती है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, उसका काम क्या होता है बेसिकली? कि फाइनेंशियल जो डिवोल्यूशन है वो किसके बीच में करे? फाइनेंशियल कमीशन का जो काम है, स्टेट फाइनेंस कमीशन का, वो क्या काम है उसका? एक बेसिकली काम है कि जो फंड्स को जो है एलोकेट करे, बिटवीन हुम, फंड्स को एलोकेट करे बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायत, बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायत, ठीक है। तो वो यूनियन लिस्ट में क्यों होगा? यूनियन लिस्ट में ऐसी सब्जेक्ट होगी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लॉ बनाना, कि जो है उसका जो है लॉ बनाने के लिए आपकी थोड़ा लॉजिकल हो, तो लॉजिक से बात चलाओगे तो पंचायती राज शुड बी द स्टेट लिस्ट, और ये इसका आंसर बी ही है। सो अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तो कोई बात नहीं, कॉमन सेंस यहाँ पे अप्लाई करो एंड आंसर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट द कंसर्न ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? अगेन ये ऐसा क्वेश्चन है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे अप्लाई करना है अपने माइंड। अब अप्लाई कीजिए माइंड। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसका कंसर्न नहीं है? पब्लिक हेल्थ, भाई लोकल सेल्फ का हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज बिल्कुल देती है, लोग पंचायत सर्विस देती है। सैनिटेशन बिल्कुल हो सकता है। ये ऑप्शन डी तो बहुत ही ज्यादा आपको पता लगे, बहुत इजी कैटेगरी है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। आपको पता है सीधा सीधा कि ये काम जो है स्टेट गवर्नमेंट का होता है, कि पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर जो है किसका सब्जेक्ट है? वो स्टेट का सब्जेक्ट है। तो ये इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायत या म्यूनसिपैलिटी का कोई रोल ही नहीं है, तो स्टेट का सब्जेक्ट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, मैं इसको मीडियम कैटेगरी में भी नहीं रखूंगा, इजी क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एंड एसटी इन पंचायत? नाउ आपको सभी को पता होना चाहिए आर्टिकल्स पंचायत के, म्यूनिसिपैलिटीज के। अगेन ठीक हो, ये अगेन क्वेश्चन आ गया, तो जिस तरह का पीसीएस का एग्जाम हो रहा है यहाँ पे, उस तरह से में ये जो है क्वेश्चन, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। आर्टिकल यहाँ पे सीधा पूछ लिया उन्होंने, तो ऑप्शन बी 243, नहीं ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सॉरी 243 डी, ठीक है। तो ये आपको रिजर्वेशन देगा एस सी एस टी को पंचायत में, आर्टिकल 243 डी जो है ये कहता है। वेरी फैक्चुअल इजी क्वेश्चन। 60, द कंसेप्ट ऑफ राइट टू सर्विस ओरिजिनेटेड इन? अब बेसिकली बात क्या है आपके, कहीं भी आर्टिकल में राइट टू सर्विस या फिर ऐसा कुछ राइट टू फंड, ये ऐसी चीजें नहीं लिखी हुई, ये इम्प्लिसिट होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये बेसिकली पूछ रहा है कि ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ। अब मैंने पर्सनली ये जो है राइट टू सर्विस, बेसिकली आई एम रेगुलर न्यूज़पेपर रीडर, तो न्यूज़पेपर में आई गेस 2019 में एक आर्टिकल था राइट टू सर्विस पे, ठीक है, द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो आई एम रेगुलर रीडर ऑफ द हिंदू, तो वहां से काफी चीजें पता लग जाती है। तो मुझे तो, मैंने कहीं किताब में नहीं पढ़ा, बाकी मैंने आर्टिकल एक बार मुझे याद आ रहा है, मैं हिंदू में पढ़ा था, तो राइट टू सर्विस ओरिजिनेटेड इन द ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, तो इंग्लैंड में हुआ था, तो उसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैंने तो उसको ऐसे किया, बाकी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा प्लस पॉइंट होता ही है कि आप कुछ क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये उस तरह का क्वेश्चन था कि आप अगर जनरल अवेयरनेस आपकी है, न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो, तो ये जो है करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चन था। बाकी मीडियम टाइप ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज स्टेट पीसीएस में बच्चे जो है स्टैंडर्ड बुक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं रादर देन न्यूज़पेपर पे, तो ठीक है, मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन। 61st, in the budget for the 16-17 the state of Uttarakhand which of the following items has been allotted the highest amount? अब ये तो बहुत ऐसी चीज है जो हर एक बच्चा करके आता है, कि जो स्टेट का बजट होता है उसमें ये एटलीस्ट तो पढ़ के जाएगा कि कहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट लगाया है। तो 61 का एक स्कूल एजुकेशन इसका आंसर है, स्कूल एजुकेशन पे उस वक्त हुआ था, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, सारे देखो इजी क्वेश्चन है, आप थोड़ा ठीक से पढ़ लो, इस बार क्लियर हो जाएगा आपका एग्जाम, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, बस आपको थोड़ा सीरियसली पढ़ना है। 62, द बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट इज व्हाट? शारदा, खडोरी, पठारी, टिहरी। बॉस, टिहरी के सामने कोई टिक पाएगा क्या? आप खुद सोच लो। टिहरी प्रोजेक्ट इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, नॉट इवन इन उत्तराखंड, पूरे इंडिया में। आप इंडिया की बात करो, उत्तराखंड की छोड़ दो, तो टिहरी के सामने छोटे बूढ़े लल्ले पुंजे जो है, पठारी, कटोरी, शारदा, ये टिक पाएंगे? बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे। टिहरी प्रोजेक्ट की इतनी बेइज्जती मत करो। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ उत्तराखंड इज स्टेट टिहरी प्रोजेक्ट। 63rd, हरेला फेस्टिवल ऑफ उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के हो और आपको हरेला ना पता हो तो फिर बॉस गड़बड़ है। हरेला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्व है उत्तराखंड का, तो ये आपको उसका तो डिटेल सबको बच्चों को पता रहता है। तो ऑप्शन ए प्लांटेशन से रिलेटेड है, ठीक है। आपको पता है कि ये जो है बेसिकली फार्मर्स जो है अपनी नई फसल के लिए जो है इसको जो है पर्व बनाते हैं,
तो प्लांटेशन से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो 63 का ए, अगेन अ वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगेन स्टैंडर्ड जो आपका उत्तराखंड जीके का मटेरियल है वहाँ पे मिल जाएगा, कोई इसमें अलग डिफरेंट सोर्स की जरूरत नहीं है। जहाँ पे डिफरेंट सोर्स की जरूरत है, न्यूज़पेपर की, करंट अफेयर की, या फिर कुछ और सोर्स की, वहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 64, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट ऑफ उत्तराखंड इज मोस्ट ऑपरेशनल। अब ये तो कोई पढ़ के भी ना गया हो तो वो भी आपको बता देगा किसी को, क्योंकि सबको यही पता है कि उत्तराखंड में एक ही एयरपोर्ट है। जिसने ज्यादा डीप में नहीं पढ़ा हुआ तो उसको तो यही बोलेगा कि जॉली ग्रांट ही एक इकलौता एयरपोर्ट है, बाकी कम ही लोगों को पता है कि पंतनगर में भी है, ठीक है। हमारे जो है उत्तरकाशी में भी एक छोटा सा एयरपोर्ट है। तो मोस्ट ऑपरेशन तो लेकिन जॉली ग्रांट ही है, वेरी इजी क्वेश्चन अगेन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 65, which of the following shrines of Uttarakhand was visited by maximum number of tourists in the year 2015 में सबसे ज्यादा टूरिस्ट कौन सी जगह पे गए? करंट अफेयर्स क्वेश्चन। ऑप्शन डी बद्रीनाथ है। अब ये जो है अगर इस साल पूछा जाए तो ये नाम तो आपको बे मतलब देखे बिना ही आप इसको जो है ऑप्शंस को देखे बिना ही केदारनाथ कर दोगे, क्योंकि आपको पता है केदारनाथ इज द मोस्ट विजिटेड प्लेस ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। बट उस टाइम पे बद्रीनाथ था, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। Which of the following districts of Uttarakhand has the lowest population as per 11 census? भाई सेंसस कार्ड तो मुझे लगता है कि हर एक बच्चा जो है करके जाता है, तो सेंसस में बेसिक चीज तो ये देखता ही है कि लोएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है। ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग में है, वेरी इजी क्वेश्चन अगेन, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। Which one of the following countries is the largest trading partner of India? अगेन करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक सर्वे अगर आपने गलती से किया हुआ है, चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो और फिर कहीं पे देख लिया गलती से कि ट्रेडिंग पार्टनर कौन है हमारा इस वक्त, तो उस वक्त तो जो है चाइना था, ठीक है। उस वक्त चाइना था 67 का डी, बाकी प्रेजेंटली जो है हमारा यूएसए है, यूएसए एंड चाइना इज ऑन सेकंड प्लेस, आई गेस सेकंड प्लेस है। बाकी मेजर पार्टनर्स हमारे यूएई भी बहुत मेजर पार्टनर है, मतलब इनके अंदर ऊपर नीचे होता रहता है, बाकी यूएस और चाइना ही रहते हैं बेसिकली। बट उस साल जो है चाइना था, प्रेजेंटली यूएसए है। तो बाकी अभी इकोनॉमिक सर्वे आएगा 31 जनवरी को, तब देखेंगे कि किसके साथ ट्रेड में क्या चल रहा है, तो नंबर्स तब आएंगे, तब उसका इकोनॉमिक सर्वे का भी मैं फटाफट से वीडियो बना दूंगा उत्तराखंड अपर पीसीएस के लिए, ओके। सो 68, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम वाज स्टार्टेड इन इंडिया। बेसिकली पर्सनली मुझे तो ये नहीं पता था कि नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम जो है कौन सी ईयर में स्टार्ट हुई थी, तो मेरे लिए तो ये मुश्किल क्वेश्चन है, बिकॉज स्टैंडर्ड बुक्स या फिर इन सब में जो है ये कवर नहीं किया जाता। और बाकी ये ऐसे एक ऐसा क्वेश्चन था कि नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, आई डोंट नो, शायद उस साल करंट अफेयर में कुछ रहा हो, ताकि इसलिए जो है ये स्कीम फेमस हुई है। बाकी पर्सनली मुझे नहीं पता था, मैंने इसको सर्च किया तो इसका आंसर ऑप्शन सी 1999 और 2000 निकला, तो मेरे लिए तो ये मुश्किल था, तो ये मैं तो हार्ड कैटेगरी में जो है कैटेगराइज करूंगा। 69, as per census 2011, which among the following states in India has the lowest sex ratio? अगेन इसको भी आप आंख बंद करके कह दोगे, आंख बंद करके, लोएस्ट सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो की कौन से रीजन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है? इट इज हरियाणा ऑफ कोर्स। हरियाणा में जो है सेक्स रेशियो नहीं था उस वक्त, ठीक है। तो हरियाणा जो है बाकी इंप्रूवमेंट किया है इसने, अब तो इम्प्रूव कर दिया। बाकी अब सेंसस 2021 का हुआ नहीं है, तो 2011 का ही डेटा जो है अभी भी एग्जाम्स में चल रहा है, तो अभी भी ये जो है हरियाणा ही, अगर आपका क्वेश्चन आता है तो हरियाणा ही आप मानोगे, ठीक है। बाकी राजस्थान काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, राजस्थान की में फीमेल लिटरेसी में लोएस्ट स्थान है, फीमेल लिटरेसी में, ठीक है। फीमेल सेक्स रेशियो में जो है आपका हरियाणा, फीमेल लिटरेसी में राजस्थान जो है नीचे स्थान पे है। 70, मेरा फेवरेट क्वेश्चन इस पेपर का आई गेस इस सेशन का, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में कैलकुलेट करने में एक प्रॉब्लम क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट, भाई ये तो प्रॉब्लम नहीं है। इन्फ्लेशन, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। लो लेवल ऑफ सेविंग, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है ऑप्शन डी, नॉन मोनेटाइज कंजप्शन, मतलब ऐसी कंजप्शन जिसमें जो है पैसे की वैल्यू जो है इंक्लूड ही नहीं हो रही है, ठीक है। नॉन मोनेटाइज, जिसमें पैसे की वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही है, पैसे की वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही है, ऐसी कुछ सेवा है, ठीक है, उसको नेशनल इनकम में आप जोड़ ही नहीं सकते, उसमें आप जोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप भी कुछ भी चीज आपकी अगर बार्टर सिस्टम से रिलेटेड है, बार्टर सिस्टम से रिलेटेड है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है बार्टर सिस्टम हमारी कंट्री में प्रिवेल नहीं करता, बिल्कुल प्रिवेल करता है, कुछ देने के बदले कुछ ले लो, तो बार्टर सिस्टम उसको बोलते हैं। तो बार्टर सिस्टम अभी भी कई रूरल एरियाज में और बाकी कहा बहुत सारी जगह में जो बार्टर सिस्टम जो है अभी भी प्रिवेल करता है।
तो नॉन पॉइंटाइज कंजप्शन हो गया, इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ, और ऐसे लेन देन में इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हुई है, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बिल्कुल है, क्योंकि कुछ किसी को कुछ मिला है और किसी ने कुछ दिया है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब तो वही होता है। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक है जीडीपी कैलकुलेशन का हमारी कंट्री में, कि नॉन मोनेटाइज कंजप्शन को जो है वो इंक्लूड नहीं करता। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। 70 must the apex bank for providing natural for providing agriculture refinance in India is again a very simple question। नाबार्ड, आपको पता है कि नाबार्ड एक मेजर संस्था है जो एग्रीकल्चर फाइनेंस के लिए जाना जाता है, और उसका काम ही यही है, मतलब वो इसीलिए जो है डेवलप किया गया था। तो नाबार्ड इज द राइट आंसर, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। और ये भी बेसिकली इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट इकोनॉमिक्स नहीं थी। इकोनॉमिक्स बेसिक, आपको जीडीपी का मतलब पता हो तो आपको ये आप आंसर कर सकते थे। इकोनॉमिक्स बस आपने पढ़ी होनी चाहिए, अगर आपने पढ़ी है तो आपको आता है, अगर आपको आपने नहीं पढ़ी तो आप सोचोगे कितना मुश्किल क्वेश्चन था। ऐसा नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। 72nd, 72, according to the 14th Finance Commission, the percentage share of states in the net proceeds of the shareable central tax revenue should be। अब बेसिकली क्या है, मैंने 14th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं प्रिपरेशन नहीं कर रहा था। बट अभी जब 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन आई थी तो इतना हाईलाइट जरूर हुआ था कि जो है फाइनेंस कमीशन ने जो टोटल शेयरेबल पूल ऑफ फंड्स है उसमें से 1% की कटौती की है। तो वो मुझे पता है कि अब 41% है, तो 1% की कटौती की है, तो यानी पहले 42% होगा। तो दिस इज हाउ आई नो दिस आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये तो बहुत न्यूज में रहता है, और ये ऐसी चीज है जो आप पढ़नी चाहिए आपको। आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, आप बेसिकली क्या करते हो, सीधा आप किसी यूट्यूब चैनल पे खोला, सीधा एमसीक्यू देख लिए। अरे नहीं, आप पहले पढ़ो उसके बाद एमसीक्यू देखो। एमसीक्यू देखना बुरा नहीं है, बट सिर्फ एमसीक्यू देखना करंट अफेयर्स के लिए वो बुरा है। मतलब आप बस फॉर्मेलिटी कर रहे हो, ऐसे आपको क्वेश्चंस याद नहीं होंगे। ठीक है, मेरे को बेसिकली मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं है, मुझे याद इसलिए बिकॉज आई रीड न्यूज़पेपर। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए, आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो पढ़ना ही चाहिए। वैसे भी एक यार रेगुलर हैबिट है हमारे इंडिया में, ये क्या है, ये जो है एक ट्रेंड बना दिया कि अगर आप तैयारी करो तभी न्यूज़पेपर पढ़ो। ऐसा नहीं है, आप अगर आप यंग, आप यूथ हो इस कंट्री का, आपको एजुकेशन मिली हुई है तो उसका यूटिलाइज करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, आप अवेयर रहो। तो दिस इज हाउ आई गॉट दिस आंसर। बाकी एक अच्छी आदत बताने जा रहा हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई बुरी आदत तो है नहीं। आप सब लोग क्रिटिसाइज कर सकते हो कि यार ज्ञान दे रहा है, ये सब दे रहा है, आपकी मर्जी है, आप जिस तरह से लो, आई डोंट केयर। 73rd, विच सेक्टर इन इंडिया ट्रैक्स द हाईएस्ट एफडीआई। मतलब ये तो अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, मैं आंसर देने से पहले ही सबको पता है कि एफडीआई सबसे ज्यादा कहाँ पे आती है, सर्विस सेक्टर में आती है। सर्विस सेक्टर इकोनॉमी हमारी यार, कहीं भी पढ़ लो। ये पहले भी 2016 का जो एग्जाम था तब भी जो है ये आंसर सही है, सर्विस सेक्टर। और 2021 या 22 का जो भी एग्जाम आपको जो कहोगे उसमें भी सर्विस सेक्टर ही कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो ये आंसर आज भी करेक्ट है, 73rd का सी। 74th, हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। ये लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आरबीआई गवर्नर कौन है। आप बता दो कि इस वक्त आरबीआई गवर्नर कौन है। फिलहाल आपको पता है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। तो आप सोचो कि अपर पीसीएस में ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो आप क्या कहोगे, इसको मुश्किल क्वेश्चन कहोगे। अगर आप मुश्किल क्वेश्चन कह रहे हो तो बॉस आप जो है सरकारी नौकरी की जो है इच्छा जो है छोड़ दो, या फिर अगर वही सरकारी इच्छा, अगर आपको सरकारी नौकरी आपको करनी है तो आप एक साल, मिनिमम एक साल पढ़ाई करो, उसके बाद जो है इस वीडियो को देखना। बिकॉज अगर आपको ये भी नहीं पता कि आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो दैट मीन्स यू आर वेरी वेरी पुअर इन योर जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो ये तो बेसिक रोजमर्रा की बातें हैं, शक्ति का अंदाज है। अब देख लो, अगर ये क्वेश्चन अगर आता है ना तो स्टूडेंट्स विल बी मोर देन हैप्पी। इतना इजी क्वेश्चन है। चलो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। 75th, 75th क्वेश्चन ये कहता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ कॉम्पोजिट इंडेक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन नहीं है, सॉरी इजी क्वेश्चन नहीं, इजी क्यों लिख रहा हूँ, मीडियम है, हार्ड नहीं है, मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन है, मीडियम क्वेश्चन है। बेसिक स्टैंडर्ड बुक में ये क्वेश्चन है, बेसिक स्टैंडर्ड बुक आप कोई भी रेफर करोगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप पढ़ते हो। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज बेसिकली इंडेक्स जो आपका सोशल प्लस इकोनॉमिक 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 स्टेटस बताता है किसी भी कंट्री का। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस बताता है किसी भी कंट्री का। इसमें बेसिकली 3 पैरामीटर्स होते हैं, उन 3 पैरामीटर्स पे आपको जज किया जाता है। ठीक है, एक पैरामीटर इसमें ये रिसेंटली ऐड हुआ है। ठीक है, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर आप मुझे, आप सच में आपको लगता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो और करंट अफेयर्स से एसोसिएटेड हो,
तो प्लीज मेरे को बताओ कि इस HDI इंडेक्स में एक जो है इंडिकेटर कौन सा इंक्लूड हुआ है। ठीक है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। आपको आपने पढ़ा था, आपको याद नहीं आ रहा तो भी मैं कह सकता हूँ चलो कोई बात नहीं, आप भूल गए, बट आपने नहीं पढ़ा, देन इट इज अ रॉन्ग थिंग फॉर यू। चलो HDI इंडेक्स में बता रहा था, HDI इंडेक्स इज इंडेक्स जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस बताता है किसी कंट्री का। बेसिकली 3 इंडिकेटर्स होते हैं इसमें, 3 इंडिकेटर्स होते हैं। मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ आपको, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है सिर्फ 3 इंडिकेटर से नहीं आया था। मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ, मैं आपको ये डीप में क्यों समझा रहा हूँ। इसके नीचे स्पेस दी हुई है, मैं उस स्पेस को यूटिलाइज करता हूँ। जी हाँ, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मैंने आपको बताया सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर के लिए है। बेसिकली 3 पैरामीटर्स होते हैं, 3 पैरामीटर्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज आपकी हेल्थ प्लस एजुकेशन। मैं सोच रहा था कैसे लिखूं उसको, इसलिए टाइम लगा दिया, मेरे को आता है, प्लीज डोंट जज मी। हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ठीक है, ये 3 ब्रॉडली कैटेगरीज है HDI की, जिसपे जो है आपको स्कोर मिलता है। अब हेल्थ के अंदर क्या है, हेल्थ के अंदर कौन सा पैरामीटर में कौन से पैरामीटर पे आपको जज किया जाता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये एक इंडिकेटर है। इसका जो डाटा जो है इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, और ये कहाँ से मिलता है आपको? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। कहने का मतलब कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो जीवित रहते हैं बर्थ के टाइम पे, यानी ऐसे आपको पता होगा कि बच्चे जो है मर जाते हैं। इसमें कौन कौन से इंडिकेटर होंगे? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं। मतलब जो बच्चा पैदा हुआ और 1 महीने के अंदर मर गया, उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। जो बच्चा पैदा हुआ और 6 महीने के अंदर मर गया, तो ये अलग अलग कैटेगरीज है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ वो एक इंडिकेटर है जो इसमें इंक्लूड होता है। एजुकेशन में क्या इंक्लूड होता है? एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, प्लस मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। और ये आपको कहाँ से मिलता है? ऑब्वियसली एजुकेशन इंडेक्स से। तो कहने का मतलब एक लमसम उम्र स्कूल जाने की, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ कितने साल तक जो है एक आदमी स्कूल जाता है, और बेसिकली ये जो है एक इंडिकेटर है, ये जो है डेटा निकल के आता है और ये यहाँ पे इंक्लूड होता है। ठीक है, कि एक लगभग जो है एक आदमी कितने साल तक स्कूल जाता है, तो एजुकेशन इंडेक्स से मिलता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप किस चीज से एवेल्यूएट करते हो? पर कैपिटा इनकम से। पर कैपिटा कि हर एक आदमी कितने पैसे जो है कमा रहा है, और कितने पैसे कमा रहा है उससे ही आप जो है उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है जान लोगे। तो ये 3 पैरामीटर्स है बेसिकली, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। इन 3 पैरामीटर्स पे जो है HDI इंडेक्स बनता है। प्रेजेंटली इंडिया की जो है रैंक है 131st है, 131st है। एंड इंडिया का स्कोर जो है मार्जिनली पिछले साल से इंप्रूव हुआ है 6.45, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इस नंबर पे मैं श्योरिटी नहीं हूँ, ये नंबर आप देख लेना। बाकी ये 131st जो है इंडिया की रैंक है। आ सकती है, HDI जो है बहुत फेमस इंडिकेटर है, तो इसकी रैंक जो है आपके एग्जाम में आ सकती है, ये जो है आप करके चले जाना। ठीक है, बेसिकली इससे भी एक दोबारा क्वेश्चन आ सकता है कि HDI में आपकी कौन सी इंडिकेटर्स होती है। तो उस क्वेश्चन पे जो ऊपर मैं डिस्कस करूंगा ना, तो उसमें 1 2 3 अगर आपको ये तीनों पता है तब भी आप कंफ्यूज जाओगे, आपको ये अंदर के कंपोनेंट्स पता होने चाहिए, दैट इसीलिए मैंने इतना डीप में बताया आपको। अब आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन क्या आया था। थोड़ा सा डीप में चला गया मुझे पता है, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं गया हूँ। कोई टाइम वेस्ट करने का मेरा मन नहीं है, सिखाना चाहता हूँ, अच्छी भावना मन में रखता हूँ, तो इसीलिए जो है ये मैंने काम किया है। जी हाँ, इरेज कर देते हैं इसको तो। और मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा मैं। इजी क्वेश्चन तब होता है जब पैरामीटर सीधा सीधा पूछ लेते हो कि एजुकेशन और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और हेल्थ। ठीक है, लेकिन पूछा है न्यूट्रिशनल स्टेटस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर कैपिटा इनकम। न्यूट्रिशनल स्टेटस कहीं पे देखा हमने पैरामीटर्स में? नहीं। पॉवर्टी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशनल अटेनमेंट। अब पॉवर्टी आप कह सकते हो कि ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में तो हो सकती है, बट ये नहीं है। हमने देखा कि सीधा सीधा वहां पे पर कैपिटा इनकम की बात की गई है। वो एज इट इज जो है पैरामीटर्स है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जी हाँ बिल्कुल थी वहां पे। एजुकेशन अटेनमेंट बिल्कुल थी, नंबर ऑफ ईयर्स हमने देखा, और पर कैपिटा इनकम। तो ये हमें ऑप्शन सही लग रहा है।
इन्फ्लेशन का तो कहीं नामो निशान नहीं था, तो ये भी हटा दो। सबसे उपयुक्त जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, एंड ऑप्शन सी इज माय राइट आंसर। राइट आंसर। व्हाई? बिकॉज ऑप्शन ए में आप क्या हटा सकते हो? क्वालिटी ऑफ लाइफ भी आप एक बार कह सकते हो, चलो ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में इंक्लूड है। पर कैपिटा भी आप कहोगे फिर से यार कि पर कैपिटा इनकम भी तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में थी, तो ये दोनों एक ही के इंडिकेटर्स हो गए स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के। न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है कहीं भी मेंशन नहीं था, न्यूट्रिशनल स्टेटस कहीं मेंशन नहीं था। ऑप्शन ए ऐसे एलिमिनेट कर दो, पॉवर्टी, लाइफ एक्सपेंडिचर, एजुकेशन में ये भी एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो जो बेसिकली क्या है, एचडीआई को आप समझ लेना, और मैंने आपको समझा दिया। अगर अब भी आपका आंसर गलत होता है तो भगवान बचाए आपको। 76, द साइज ऑफ मार्जिनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया इज। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही फैक्चुअल है, मतलब आई गेस आप लोगों को बताओ, बट मुझे शायद इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था, बिकॉज मैं हमेशा से पढ़ता हूँ कि 85% ऑफ द फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। मैंने कभी इतना प्रयास नहीं किया है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की कोई उपयुक्त डेफिनेशन भी है। बाय गॉड ग्रेस मैं ये क्वेश्चन पेपर जो है कर रहा था, तो मुझे पता लग गया कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की भी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। तो थैंक गॉड मुझे ये पता लग गया। तो चलो ठीक है, आंसर देते हैं इसका। साइज ऑफ मार्जिनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया इज व्हाट? इज ऑप्शन डी लेस देन 1 हेक्टर। बेसिकली स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स, ये दो डेफिनेशन है। और इसमें जो है स्मॉल फार्मर्स किसको बुलाया जाता है? जिनके पास 2 हेक्टर 2 हेक्टर 2 हेक्टर से नीचे जमीन है। और मार्जिनल बोला जाता है जिनके पास 1 हेक्टर से कम जमीन है। 2 हेक्टर आपके होते हैं 5 एकड़, 5 एकड़, और ये होते हैं आपके 2.5 एकड़। तो जितने भी फार्मर्स 2 एकड़ से कम है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है। 2 एकड़ है तो स्मॉल फार्मर है, 1 एकड़ या फिर 1 एकड़ से कम है तो मार्जिनल है। तो ये डेफिनेशन है मार्जिनल की, पूछिए लेस देन 1 हेक्टर इज राइट आंसर। ओके, अगेन ब्रिक्स पे फिर से क्वेश्चन आ गया। ब्रिक्स पे इतना प्यार क्यों है इनको, पता नहीं क्यों। इन विच ईयर ब्रिक ग्रुपिंग वाज फॉर्म्ड एज ब्रिक्स? ब्रिक्स कब बना हुआ, मतलब एस का मतलब क्या है इसमें? साउथ अफ्रीका, ए बी डिविलियर्स, ठीक है। तो ब्रिक्स का एस जो है कब इंक्लूड हुआ? ऑप्शन ए 2010। अब आप देख लो ये जो ग्रुपिंग्स है ना, सार्क हो गया, ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स पे तो उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, आई डोंट थिंक दोबारा पूछेंगे, ठीक है। और आपका बिम्स्टेक हो गया, आसियान हो गया, इनको जो है प्लीज पढ़ के जाना। इनसे जो है पक्का क्वेश्चन आएगा। इंटरनेशनल रिलेशन जो है आपके सिलेबस में मेंशन है, और इससे बाहर मुझे लगता नहीं वो जाएंगे, इतना ट्रबल करेंगे। तो ये बेसिक्स है, 4-5 ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये पढ़ लेना यार। और एक आधा नाम और बताऊं फेमस सा मैं आपको, ओपेक पढ़ लेना, ओपेक से इसमें क्वेश्चन है। तो ये तो बेसिकली जो है फेमस फेमस से जो है संगठन है, तो ये तो आप पढ़ लेना। और इससे बाहर क्वेश्चन आएगा, और ये बहुत ही आसान है, ठीक है। इसमें जो है आपको, आपने नहीं पढ़ा तो आपको लग रहा हो कि बहुत मुश्किल है। इसमें बेसिकली पूछ देख लेना कहाँ इनके हेडक्वार्टर्स है, कहाँ क्या कुछ इनकी काउंसिल बैठती है, क्या कुछ है, सब कुछ पढ़ लेना, ये आ सकता है क्वेश्चन यहाँ से। 78, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन कमर्शियल सर्विसेज एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड इन 14? अब ये सारा डेटा आपको इकोनॉमिक सर्वे से मिलता है, इकोनॉमिक सर्वे से। तो इस साल का इकोनॉमिक सर्वे 2022 का जो है आने वाला है 31 जनवरी को, उसको जो है आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं वहां से जो है मैं निकालने की सारा डेटा जो है निकालूंगा, और वहां से जो है एक वीडियो प्रेजेंट करूंगा, तो जो कि आपकी उत्तराखंड अपर पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने दिखा दिया। इकोनॉमिक सर्वे से 3 क्वेश्चन आ रखे हैं, देखो सीधा सीधा आपकी जो है इकोनॉमिक सर्वे से 3 क्वेश्चन आ रखे हैं, तो इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो देख लेना अगर आपको पास करना एग्जाम। तो जो है उस वक्त क्या रैंक थी यार, मैं तो रैंक ही भूल गया 14th की। व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट्स इन द वर्ल्ड इन 14? मैं जो है बातों बातों में रैंक भूल गया, आई गेस 9th थी, आई गेस 9th थी, मैं जो है रैंक भूल गया हूँ उसकी। बाकी जो है हमारे अभी मैटर भी नहीं करती है रैंक, जो चेंज हो चुकी है इंडिया की। अभी जो 31 को इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसमें हम देख लेंगे। आई एम नॉट श्योर, मेरे को प्लीज कमेंट मत करना कि 78th का आपने गलत बता दिया, मैं भूल गया इसका आंसर टू बी ऑनेस्ट। द मेन एम्फेसाइज 79, द मेन एम्फेसाइज ऑफ ओपेक, देखो ओपेक का मैंने नाम लिया था, ओपेक का क्वेश्चन आ गया। इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? ओपेक का काम क्या है बेसिकली? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, नाम में दिख गया कि पेट्रोल से कुछ काम है, पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। पहला ऑप्शन द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोल, भाई अगर पेट्रोल बनाओगे तभी तो एक्सपोर्ट करोगे, तो ये काम तो होना चाहिए। बी कंट्रोल ओवर प्राइस ऑफ पेट्रोलियम, आपको पता है कि ओपेक ऐसी संस्था है जो प्राइस जो है कंट्रोल करती है, ये तो बेसिक चीज है, आपको न्यूज़पेपर आपको आदत भी नहीं है तब भी आपको पता होगा, कंट्रोल ओवर प्राइस ऑफ। बोथ एंड बी इज द आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन। अब जितने भी इकोनॉमिक सर्वे की डेटा है ना, ये
ये सारा डाटा इतना आसान डाटा नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा डेटा होता है इकोनॉमिक सर्वे में, तो इसलिए मैं इजी तो नहीं कहूंगा इसको, मीडियम लेवल का क्वेश्चन कहूंगा, क्योंकि बहुत सारा डेटा आपके पास आएगा इकोनॉमिक सर्वे से, तो आपको याद करना मुश्किल हो जाता है कि इंडिया की रैंक कहाँ पे क्या थी। आप पूछ रहे हो कि इंडिया का जो है ट्रेडिंग पार्टनर, थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, फिर भी आप जो है ये जो है कर सकते हो, बट थोड़ा तो डेटा जो है एक्स्ट्रा एक साथ आ जाता है, और एग्जाम कंडीशन में जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है सॉल्व करना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 80 ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन क्या नहीं है आपको पता है, 1991 में रिफॉर्म हुआ, ये बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन डी डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी, ये डिसइन्वेस्टमेंट का पार्ट कब से होगा, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब प्राइवेटाइजेशन का एक फॉर्म है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी कंट्रीज मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक में कितने मेंबर हैं, अब बहुत सारे लोग करेंगे 193, भाई साहब ये यूनाइटेड नेशन के मेंबर लिस्ट है, वर्ल्ड बैंक में ना 189 है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना जो ऑप्शन डी लगाने वाले थे, उनमें से मैं भी हूँ, 193 कर रहा था मैं भी, बट देखा क्या 189 है, थैंक गॉड मुझे पता लग गया। अब बेसिकली क्या है ना, ये सब फैक्चुअल डेटा जो है पीसीएस, हालांकि उत्तराखंड पीसीएस में ही कुछ ज्यादा पूछा हुआ है, ये इस लेवल का क्वेश्चन पेपर तो यार मैं तो ग्रुप बी या फिर ग्रुप सी में जो है एक्सपेक्ट करता हूँ, इतना जो हाई लेवल का पेपर, इतना जो फैक्चुअल पेपर होता है पीसीएस में, यार इतनी सारी चीजें हैं, कंसेप्ट की चीजें हैं, वो पूछ लो, पता नहीं ये सब फैक्चुअल डेटा पूछ के क्या मतलब कैंडिडेट की। पीसीएस में क्या होता है, पीसीएस एक मुश्किल पेपर होना चाहिए, ये इतना फैक्चुअल पता नहीं क्यों कुछ पूछा हुआ है। आप कैंडिडेट की जो है जज करो पोटेंशियल की कंसेप्ट में कैसा है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में तो आप जज करते ही हो ग्रुप बी और ग्रुप सी के एग्जाम्स में, अब कुछ ज्यादा ही फैक्चुअल नेचर है इस पेपर का, चलो देखो जो भी है करना तो है ही। 82 विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिशेस द ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रिपोर्ट, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज राइट आंसर, इसमें तो कुछ तू मैं नहीं है, कुछ समझाने वाली बात नहीं है, फैक्चुअल है पूरा। 83, ये क्वेश्चन से मैं डर गया, द इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द सार्क मेंबर कंट्रीज इज सिचुएटेड एट, सच में डर गया मैं, या तो ये करंट अफेयर्स में रहा होगा तो फिर तो ठीक है, फिर तो मैं कहूंगा चलो ठीक है भाई करंट अफेयर्स में रहा होगा, बाकी करंट अफेयर्स में नहीं है तो आई डोंट नो हाउ स्टूडेंट विल लेट दिस विल नो दिस आंसर, क्योंकि पंतनगर बेसिकली उत्तराखंड का पेपर दे रहे हो तो बच्चे मारेंगे उत्तर पंतनगर, बाकी पंतनगर इसका आंसर है नहीं, हापुड़ इसका आंसर है, ऑप्शन सी ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो है हापुड़, पक्का करंट अफेयर्स में रहा होगा, अदरवाइज तो ये पूछना क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इलॉजिकल था। 84th, इस क्वेश्चन में फंसेंगे, आप जो है वीडियो पॉज करके इसका आंसर दो। द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया ड्यूरिंग विच ईयर, फंसेंगे पक्का, 95% बच्चे इसमें पता क्या कौन सा मार्क करेंगे जो आप सोच रहे हो, सी 2001, बट इसका आंसर बॉस पूछा है केम इनटू फोर्स, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लो तो आंसर जो है सही दे दोगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं पढ़ते हो, केम इनटू फोर्स की बात चल रही है, ये नहीं बोला हुआ कि एक्ट जो है कब पास हुआ था, पास 2001 में हुआ था, इंप्लीमेंट यानी केम इनटू फोर्स कब हुआ था, 2005 में, तो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन डी है, ठीक है। ये सब गलतियां करते हैं एग्जाम में हम, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है, मैं आपको अभी बता रहा हूं एग्जाम से पहले कि ये गलती आप करोगे, तो ये सब चीजें गलती नहीं करनी। मॉक टेस्ट सीरीज दे रहा हूं मैं प्रीलिम्स की, वो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लो, आदत बना लो अभी से, अगर अभी से आदत नहीं बनेगी सीधा जाके एग्जाम में गलती करोगे और फिर रोगे, ठीक है। मॉक टेस्ट सीरीज इसलिए होता है ताकि आपको पहली जो आप गलतियां कर रहे हो ना वो आप पहली सुधार लो, ठीक है। जब आप एग्जाम में जाओगे आप 10 मॉक टेस्ट लिख चुके होंगे, तो यानी जो अपनी गलती है ना वो आप इवेल्युएट कर चुके होंगे, और आपको जो है एक आप प्रो हो जाओगे, प्रोफेशनल हो जाओगे एग्जाम देने में, तो इसलिए जो है मॉक टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा रोल होता है, बाकी आपकी इच्छा। ट्रिम्स स्टैंड फॉर, ट्रिम्स क्या है, वेरी इजी क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का है और फुल फॉर्म पूछ लिया, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर जो है डब्ल्यूटीओ का है, ये डब्ल्यूटीओ अगर किसी ने पढ़ा हो तो यहाँ पे आराम से आपका आंसर आ सकता है, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन आ गए साइंस के, और मेरी नॉलेज जो है यहाँ से आ गई यहाँ पे, बिकॉज साइंस के स्टूडेंट नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आ जाएगी, बाकी 86 क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी और ये बायोलॉजी जो थोड़ी सी पसंद है हमको। 86 जीन क्या है, ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, मेरे लिए तो इजी क्वेश्चन था ये, बाकी सबके लिए अलग अलग डिपेंड होगा। 87 थैलेसीमिया इज अ हेरिडिटरी डिजीज विद इफेक्ट्स ब्लड, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये तो बहुत आर्टिकल्स आते रहते हैं उसके ऊपर, थैलेसीमिया जो है बहुत पॉपुलर बीमारी तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ये है कि काफी जो है बीमारी ऐसी है जो बोली जाती है, ठीक है। तो थैलेसीमिया जो है ब्लड पे इम्पैक्ट करती है, 87 का है। 88
हु अमंग द फॉलोइंग गेव द टर्म नैनो टेक्नोलॉजी? ये भी मुझे पता था बिकॉज नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने पढ़ा था। तो ऑप्शन बी नोरियो तांगुची इन 1974। ये नहीं पता था कि ईयर कौन सा है, बाकी ये नाम मैंने जरूर सुना था नैनो टेक्नोलॉजी से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ट्रेनिंग सेंटर ऑफ उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड इज लोकेटेड एट देहरादून। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो सकता है, फिर स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन हो सकता है। ओके, विच सेट ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट? ये वीडियो जो है पॉज करो और ये आंसर देने की कोशिश करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल हो सकती है, मीथेन बिल्कुल हो सकती है, क्लोरीन, क्लोरीन कतई नहीं हो सकती, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट कर दो। बी नाइट्रोजन ऑक्साइड बिल्कुल हो सकती है, मीथेन बिल्कुल हो सकती है, इथेन नहीं हो सकती, तो इसको भी एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल हो सकती है, मीथेन बिल्कुल हो सकती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बिल्कुल हो सकती है, नाइट्रस ऑक्साइड बिल्कुल सॉरी बिल्कुल हो सकती है, वाटर वेपर बिल्कुल हो सकती है। वाटर वेपर कैसे? वाटर वेपर बॉस ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर आती है, तो ये हो सकता है। ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल हो सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल हो सकती है, मीथेन बिल्कुल हो सकती है, वाटर वेपर बिल्कुल हो सकती है। भैया कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं करती, तो ऑप्शन डी भी कट गया। ऑप्शन सी इज द वेरी करेक्ट आंसर, मोस्ट सूटेबल आंसर बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि काफी लोग कह सकते हैं कि वाटर वेपर से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कैसे होता है, तो ये मोस्ट सूटेबल आंसर बोलूंगा, बिल्कुल करेक्ट तो नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना कि आप पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम जब भी दोगे ना, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो, कुछ भी हो, हमेशा जो रूल होता है प्रीलिम्स का वो ये होता है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ये कभी नहीं बोलेंगे चूज द करेक्ट आंसर, ये जो है बहुत कम बच्चे ध्यान देते हैं, मैंने ध्यान दिया इसलिए बता दिया। 91st पे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन पे मुझे कोई ज्ञान नहीं है, तो मैं ज्ञान झाड़ूंगा भी नहीं। 91st में निकल कैडमियम बैटरी इज यूज्ड इन ऑल ऑफ दी अबव। लॉजिक मुझे पता नहीं। कैलकुलेटर ट्रांजिस्टर कार्डलेस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सब में होती है, मैंने आपको आंसर बता दिया। यहाँ पे जो है मेरी ज्ञान की जो दिशा है वो यहाँ पे पहुंच गई है। ठीक है, तो प्लीज डोंट जज मी। 92 क्वेश्चन बेसिकली मुझे आता था और मैंने ये एलिमिनेशन से किया है। एलिमिनेशन टेक्निक, जहाँ पे आपको कुछ नहीं आता हो ना, तो वहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक घुसाने की कोशिश किया करो। जैसे मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं आता था, न्यूक्लियर फ्यूजन का नाम सुना है, हाँ भाई क्या होता है न्यूक्लियर, ऑप्शन पढ़े। अब नाम देख के डरना नहीं है, ऑप्शन पढ़नी है और थोड़ी सी जो है अपनी कॉमन सेंस है वो लगानी है, और वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। न्यूट्रॉन इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन, बाप रे बाप बड़ा भारी टर्म हो सकता है। न्यूट्रॉन है क्योंकि मुझे पता है न्यूक्लियर न्यूक्लियर में न्यूट्रॉन का कुछ पार्ट होता है, तो यस इट कैन बी आंसर। एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स, एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स न्यूक्लियर फ्यूजन से कैसे रिलेटेड हो सकता है? मेरे कान यहीं पे खड़े हो गए, 2 इंच बढ़ गए, तो यहीं पे मेरा आंसर आ गया कि ऑप्शन बी जो है मेरा आंसर मैं मार्क करने वाला हूँ, चाहे मुझे पता हो या नहीं, लेकिन मैं एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज करूंगा और मैं ऑप्शन बी को टिक करूंगा। ऑप्शन सी सोर्स ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर रिएक्टर दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल हो सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि भाई ठीक है ये तो एसोसिएट हो सकता है, तो ये भी इसका सही जवाब नहीं है, ए भी नहीं है। enormous energy is released in atom bomb, एटम बॉम्ब में न्यूक्लियर बिल्कुल हो सकता है, तो ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स, एनर्जी मुझे इतना पता है कि स्टार्स के अंदर जो हीलियम से जो है हीलियम के होते हैं, तो न्यूक्लियर का तो वहां कोई काम ही नहीं होता, तो एक इकलौती गैस जो है वहां पे हीलियम होती है। ठीक है, मेजर गैस जो है हीलियम होती है, न्यूक्लियर से कोई नाता वाता तो नहीं है उसका, तो इसलिए मैंने एलिमिनेशन मेथड लगाया और 92 का बी लाया और एक नंबर अपनी जेब में डाला। ठीक है, आपको भी ऐसे अपने नंबर अपनी जो है जेब में जो है नंबर भरने हैं, तभी आपको प्रीलिम्स पार करोगे। 93 सेल्यूलोज एंड स्टार्च बोथ आर मेड अप ऑफ, ऑप्शन ए प्लस माइनस ग्लूकोज, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं क्यों है, बट मैंने जो है इसका आंसर सच बताऊंगा देख के जो है बोल दिया, मुझे नहीं पता क्यों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव मुझे नहीं पता था, मैंने पढ़ा इसके बारे में, मुझे पता लग गया है कि मैकेनिकल वेव क्या होती है। मैकेनिकल वेव बेसिकली ऐसी है जो ट्रांजिट कर पाती है एनर्जी विद अ सोर्स ऑफ मीडियम, यानी वैक्यूम में जो है ये नहीं कर पाएगी, वैक्यूम में जो है ये ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे एनर्जी को। साउंड वेव इसका आंसर है। 3-4 प्रकार की जो है वेव्स होती हैं, तो आप इसको बारे में पढ़ लेना चाहते डीप में, तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, बेसिक बता दिया मैंने आपको, समझ में मुझे पता आपको नहीं आया होगा, इसलिए आप खुद से पढ़ लेना। 95th विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, आप बोलेंगे विस्कोसिटी का मतलब, विस्कोसिटी का मतलब एक तरह से डेंसिटी होता है, डेंसिटी होता है।
अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर राइज से मतलब समझ लेना कि टेम्परेचर जो है 10 डिग्री से 15 हो गया या फिर 30 से 35 हो गया, तो इसका मतलब गर्म हो गया। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं, राइज ऑफ टेम्परेचर से मतलब सोचते हैं कि ठंडा हो गया, बर्फ पड़ गई। नहीं भाई, बर्फ नहीं पड़ना, पसीने छुड़वाने हैं। पसीने कब छूटेंगे? जब गर्मी होगी। तो राइज ऑफ टेम्परेचर से मतलब क्या होगा? जो है आपकी डेंसिटी, डेंसिटी विल डिक्रीज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 96 पे चलते हैं। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए 10⁻⁻⁹। वेरी सिंपल क्वेश्चन, मुझे आता था इसलिए सिंपल है, वेरी इजी। 97 द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशनरी ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज। अब यहाँ पे मेरा कंसेप्ट आया काम। मुझे इसका आंसर नहीं पता था, लेकिन मेरा कंसेप्ट काम आया, क्योंकि मुझे पता था कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है, तो इसलिए मैंने आंसर इसका बता दिया। मैं आपको बता देता हूँ कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती क्या है। बेसिकली आपकी है ये अर्थ। जियो सैटेलाइट की आप बेसिकली डिफरेंट ऑर्बिट होते हैं जहाँ पे सैटेलाइट जाती है। तो डिफरेंट ऑर्बिट्स में ये जो ऑर्बिट है ना, जो बिल्कुल अर्थ के साथ साथ घूमता है, इस ऑर्बिट को कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। आपने सुना होगा लो अर्थ ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्बिट्स हैं कि जहाँ पे सैटेलाइट जो है अर्थ के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, तो ये जो है मुझे पता था। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है मुझे पता था कि ये जो है अर्थ के, जब भी अर्थ जितने भी देर में चक्कर मारेगी उसी के जो है बिल्कुल साथ 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 ये भी चलती रहेगी। ठीक है, मान ले फॉर एग्जांपल ये एक सैटेलाइट है। ठीक है, तो अर्थ जो है जब भी रिवॉल्व होगी, अर्थ के पेस के साथ ही ये जो है रिवॉल्व होगी। तो बेसिकली अर्थ का पर्टिकुलर हिस्सा, मान ले ये हिस्सा जो है ये सैटेलाइट देख रही है, मान ले ये सैटेलाइट जो ये देख रही है, तो हमेशा जब भी अर्थ रिवॉल्व करेगी ना, तो यही हिस्सा जो है वो सैटेलाइट दिखा पाएगी। ठीक है, तो इस तरह की सैटेलाइट्स कौन जो है, किस तरह की सैटेलाइट यहाँ पे इस ऑर्बिट में रखी जाती है? थोड़ा दिमाग लगाओ, किस तरह की रखी जाएगी? कम्युनिकेशन सैटेलाइट? बिल्कुल भी नहीं, जो है आपकी मैप करती है, मैपिंग, मैपिंग सैटेलाइट जो है यहाँ पे रखी जाएगी। ठीक है, जो है इमेज जो निकालनी है, किसी पे ऑब्जर्वेशन करना है, तो ऑब्जर्वेटरी टाइप ऑफ सैटेलाइट जो है इस ऑर्बिट में रखी जाएंगी, ये लॉजिक है। ठीक है, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया पे हमें देखना है। ठीक है, तो ये सैटेलाइट ऐसे रखी जाती है। अपना सारा ज्ञान मैंने पेल दिया। ऑप्शन बी 24 आवर्स लगते हैं अर्थ को 1 घंटा एक पूरा चक्कर लगाने में, रेवोल्यूशन खाने में। ठीक है, तो जो है रेवोल्यूशन तो इसकी हो गई, रोटेशन तो अर्थ की हुई है, लेकिन रेवोल्यूशन तो इसकी हुई है सैटेलाइट की, इसलिए यहाँ पे टर्म रेवोल्यूशन है। ठीक है, तो 24 आवर इज द राइट आंसर। 98 टेफ्लॉन इज द कॉमन नेम ऑफ व्हाट? अब टेफ्लॉन मैंने कुछ पॉलिथीन से सुना था, 3-4 नाम पढ़े भी थे, मुझे इसका नहीं आंसर पता था। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइल, वेरी डिफिकल्ट नेम फॉर मी। मैं तो डर गया हूँ, आप भी डर जाओ अगर आप साइंस के नहीं हो। तो 98 का ए इसका आंसर है। Which pair of following is of copper alloys? ऑप्शन सी ब्रास एंड ब्रॉन्ज। मुझे इस पे कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं बोलूंगा भी नहीं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर टेक प्लेस ड्यू टू व्हाट? बोथ इलेक्ट्रोल्स एंड होल्स इसका आंसर है, 100 का सी आंसर है। विद दिस वी एंड दिस क्लास। आई होप आपको कुछ टेक अवे आपने लिया हो यहाँ से। ठीक है, मन तो मेरा आगे भी कर रहा है, लेकिन वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। रेड डाटा ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बट ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में हम 100 से 150 तक करेंगे, और अब जो है अपनी वीडियो जो है एंड कर देंगे, अपना जो सेशन एंड कर देंगे। आई होप बेसिकली क्या पर्पस जो मेरा था सोर्स बताने के लिए और किस तरह से आपको सॉल्व करने हैं, वो आपको कुछ आपने सीखा हो, और कुछ अगर आपकी तरफ से इनपुट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को भी, कहीं पे मैं गलत हो गया हूँ या फिर कहीं पे मैंने कुछ गलत चीज बोल दी हो, तो आप मेरे को करेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। So with this, let's end this video. I hope you have learned something out of it. So see you in the next video. Till then, take care, goodbye, and see you.